नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज रण क्षेत्र में। बात आज मोदी के योग 370 की होने वाली है। जी हां, योग 370। दरअसल प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। 2 दिनों का ये दौरा है और ये दौरा इस मकसद से भी बहुत खास हो जाता है, इस उद्देश्य से बहुत खास हो जाता है क्योंकि यहां पर श्रीनगर में योग दिवस पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी और उस मौजूदगी के पीछे एक लक्ष्य छिपा हुआ है। लक्ष्य दुनिया को यह बताने का कि धारा 370 के खात्मे के बाद जो प्रण लिया गया था एक बदलाव का, जम्मू कश्मीर में वो बदलाव आ चुका है। बदलाव की बयार कश्मीर को जन्नत बना रही है, वो स्वर्ग बना रही है जिसकी कल्पना संकल्पना की जाती थी। लेकिन इन सब के बीच चंद सवालात जरूर खड़े होते हैं क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि 3 दिनों में 4 बड़ी आतंकी घटनाएं हो जाती हैं। हालांकि सेना लगातार मुस्तैदी के साथ, सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी के साथ आतंक को न्यूट्रलाइज करने में डटे हुए हैं, जुटे हुए हैं। आतंकियों को 72 गुरों तक पहुंचाया भी जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में इंतजार अभी बाकी है। इंतजार कश्मीर को पूरा स्वर्ग बनने का, इंतजार कश्मीर में उस बयार के बहने का जिसमें खास तौर से युवा हो, जिसमें खास तौर से कश्मीर घाटी के वो लोग हों, जिसमें खास तौर से कश्मीर घाटी के वो लोग का कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य सीधे सीधे उन कश्मीरी हिंदुओं से है जिनको कश्मीर से भगाया गया था। उनकी घर वापसी कैसे सुनिश्चित हो, ये तमाम प्रश्न होंगे आज रण क्षेत्र में। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे कुछ खास मेहमान और कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आने लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में खासतौर से श्रीनगर शेरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में उनकी उपस्थिति होगी, जहां पर वो यूथ से जुड़े हुए एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कई बड़ी बड़ी योजनाओं की सौगातें भी जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने वाली है। कितना नया आयाम लेकर आ रहा है ये दौरा, कितना बड़ा बदलाव लेकर आएगा ये दौरा, और क्या ये दौरा चुनाव की आहट भी है, ये तमाम बातें कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं आज की वो टीजर रिपोर्ट जो ये कह रही है मोदी का योग 370। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर में शुक्रवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहां से योग दिवस पर पीएम देश और दुनिया को अपना संदेश देंगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से उनके स्वागत के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के श्रीनगर दौरे के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि पीएम के कार्यक्रम के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर की हाई प्रोफाइल यात्रा के मद्देनजर सभी महत्वपूर्ण सड़कों और चौक चौराहों पर अतिरिक्त नाके स्थापित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा काफी खास और इस वजह से भी है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और आधारशिला को रखेंगे। वह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार परियोजना का भी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी 21 जून को सुबह करीब 6:30 बजे श्रीनगर के SKICC में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस समारोह का उद्देश्य योग के अभ्यास में हजारों लोगों को एकजुट करना और वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने कश्मीर घाटी के इस दौरे पर कश्मीर को कई सारी नई सौगातें भी देने वाले हैं। यूं तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा धारा 370 हटने के बाद कश्मीर को कई सौगातें दे चुके हैं, जिसमें स्वरोजगार योजना, एम्स का बनना, आतंक पर लगाम, सड़क परिवहन क्षेत्र में प्रगति से लेकर निवेश बाजार में उछाल तक सभी शामिल। और कश्मीर में आयोजित हुए G20 समिट को कोई कैसे भूल सकता है। कई सालों के अंधेरे के बाद जम्मू कश्मीर को दुनिया में गौरवान्वित करने का आयोजन था। श्रीनगर का G20 शिखर सम्मेलन ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है कि जिस जम्मू कश्मीर को लेकर दुनिया भर के मंचों पर पहले आलोचनाएं और गलत बयानबाजी होती थी, आज उसी कश्मीर को इतनी सारी सौगातें और उपलब्धियां मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन। आप सबको मालूम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और ये जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन
श्रीनगर उपस्थित रहेंगे और डल लेक के किनारे 7,000 से ज्यादा योग प्रेमियों के साथ योग करेंगे। हमारे प्रशासन ने और आयुष मंत्रालय ने सभी जिलों में भी जिला केंद्रों पर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर योग करने वाले योग प्रेमियों को आमंत्रित किया है। जैसा आप जानते हैं कि अब पूरे जम्मू कश्मीर में योग का प्रचलन पिछले 10 वर्षों में बढ़ा है। अनेक विश्व कीर्तिमान, वर्ल्ड रिकॉर्ड योगा डे ने बनाए हैं। 10 वर्षों में लगभग 23.5 करोड़ से ज्यादा लोग योगा कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भी गत वर्ष लगभग 23 लाख लोगों ने योग दिवस के दिन पार्टिसिपेट किया था। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वर्ष ये संख्या माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण और बढ़ने वाली है। और इस वर्ष जो थीम रखा है उस मंत्रालय ने, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, तो एक अच्छा संदेश जम्मू कश्मीर में, देश में और पूरी दुनिया में जाएगा। तो मौका तो योग दिवस का है, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य इसके पीछे बड़ा है, और वो लक्ष्य और उद्देश्य किस तरीके से पूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ आज के विशेष अतिथि जुड़ चुके हैं। चलिए पैनलिस्ट के पास चलते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ कश्मीरी हिंदुओं की प्रखर और बुलंद आवाज कश्मीरी पंडित सुशील पंडित जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए रणबीर पठानिया साहब हैं, बहुत स्वागत। हमारे साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट अहमद अयाज साहब और जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी भी हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुशील जी आज आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए बहुत सारे बदलावों की बात कही जा रही है। कश्मीर में धारा 370 के खात्मे के बाद कहा गया कि बहुत कुछ बदल गया, और इस बार तो जो वोटिंग परसेंटेज आया उसे एक डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में भी देखा गया। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह योग करते हुए नजर आएंगे। ये योग कश्मीर के लिए और कश्मीर के रास्ते पूरे देश के लिए क्या नया आयाम लेकर आ रहा है? क्या वो बदलाव जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है, सुशील जी, वो महसूस कर पा रहे हैं? धन्यवाद लावनी जी, नमस्कार आपको भी और मेरे सहयोगी पैनल में जो हैं और आपके दर्शकों को। प्रधानमंत्री जी का कश्मीर में हार्दिक स्वागत है। काश अच्छा होता मैं वहां रह करके उनका स्वागत कर पाता। मैं पूछना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, हिंदुओं से सुनी उस घाटी में योग करते हुए कैसा लग रहा है आपको? अच्छा नहीं होता कि हम लोग भी अपने घरों से निकल करके आते और आपके साथ योग कर पाते? इन 35 वर्षों में इस घाटी से दूर रहे, अपने घरों से दूर रहे, शरणार्थी कैंपों में सड़ रहे हिंदू खुश होते हैं जब जब प्रधानमंत्री कश्मीर जाते हैं, लेकिन एक टीस भी रहती है कि उस जगह जहां प्रधानमंत्री संगीनों के साये में तो चले जाते हैं, सुरक्षा के चाक चौबस्त प्रबंध में घूम फिर लेते हैं, लेकिन हम जो नहीं जा पाते या जो किसी तरह हिम्मत करके जा भी पाते हैं, एक एक क्षण मौत के, मृत्यु के, आतंक के, जिहाद के भय में जीते हैं, उनका क्या किया जाए? अच्छा नहीं होगा कि कभी प्रधानमंत्री के रूप में आप किसी शरणार्थी शिविर में भी हो लें, एक बार ही सही, सिर्फ एक बार, सांकेतिक ही सही, केवल रस्म अदायगी के लिए, सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए, किसी के कंधे पर हाथ रखकर पूछने के लिए कि क्यों भाई, कैसी गुजर हो रही है, उतने से ही बहुत संतोष हो जाता कि प्रधानमंत्री के दिल में हमारे लिए कहीं स्थान है और हमारी चिंता है, देर सवेर कुछ ना कुछ उपाय होगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया है। कोई प्रधानमंत्री, 9 से अधिक प्रधानमंत्री हो गए हमारे निष्कासन के बाद, एक भी प्रधानमंत्री किसी शरणार्थी शिविर में जाकर के, जो आज भी चल रहे हैं, सबसे बड़ा शिविर जगती में है, वहां पर 25,000 से ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं, किसी ने प्रधानमंत्री को वहां आते या गृह मंत्री को आते वहां नहीं देखा है। योग करना बहुत अच्छी बात है और योग के माध्यम से दुनिया भर को संदेश देना, अच्छी लोक लुभावनी बातें कहना अच्छी बात है, लेकिन हर रोज के कष्ट और पीढ़ियों के घर से बाहर रह करके बड़े हो जाने और अपनी जड़ों से बिखर कर, टूट कर
इसी तरह जिंदा रह पाने की जो पीड़ा है, मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री उससे भी अवगत हों। जी। आवश्यक है। हम भी इसी प्रदेश के, उसी भूमि के, इसी देश के नागरिक हैं। अपने ही देश में निष्कासित होकर शरणार्थी शिविरों में रहना कितनी लज्जा की बात है। उसके लिए संवेदना कब जागेगी? उसके प्रति थोड़ी सी पीड़ा अनुभव हो या ना हो, कम से कम जतलाई तो जाए। लीपा पोती के लिए ही सही, सिर्फ लिप सर्विस के लिए, शब्दों के लिए माध्यम से ही सही, लेकिन कभी कभार जतलाई जाए। केवल शबाना आजमी के पांव टूटने पर ट्वीट कर देना काफी नहीं है एक संवेदनशील प्रधानमंत्री के लिए। लाखों लोग शिविरों में हैं। जी, समझ सकते हैं आपका दर्द, और इसीलिए बहुत शांति से पैनल में जुड़े हुए सभी लोगों ने और मैंने और पूरे देश ने आपकी बात को समझा। यहाँ पर रणबीर पठानिया जी हैं जो सरकार का पक्ष रखेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रणबीर जी, सुशील पंडित जी, वो नाम जो किसी पहचान का मोहताज नहीं है, वो नाम जो कश्मीरी हिंदुओं की बुलंद और प्रखर आवाज है। आज उस आवाज में एक दर्द का एहसास है। हम ये नहीं कहते कि कश्मीर में बहुत कुछ नहीं बदला, बदला है, बिल्कुल बदला है, और जो बदला है उसका स्वागत भी हो रहा है। लेकिन कुछ बड़ा बदलाव तब मानते जब वाकई, जैसा कि सुशील जी ने कहा कि घाटी, सूनी घाटी, हिंदुओं से सूनी घाटी, वहां पर योग किया जाएगा। कैसे पूर्ण माना जाएगा? पूर्णता कब आएगी सर? जी लावनी जी, मैंने सबसे पहले जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं सबको मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार। और जितने भी लोग डायरेक्टली आपके शो को देख रहे हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अभिवादन, साधुवाद सबको। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का न सिर्फ प्रधानमंत्री बनने के बाद बल्कि उससे पहले भी जम्मू कश्मीर के साथ एक अटूट, अदम्य और एक अपने आप में एक अलौकिक नाता रहा है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली दिवाली उन्होंने कश्मीर के जो बाढ़ पीड़ित हैं उनके साथ बिताई। और इस बार मोदी या एनडीए के हैं 3.0 के बाद पहला जो एक औपचारिक सरकारी कार्यक्रम है, सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। हमें पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य की थोड़ी बात करें पहले तो अच्छा रहेगा। हालांकि सुशील जी ने जो कहा, मैं उनकी संवेदनाओं की, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करता हूं, लेकिन पहले इस परिदृश्य में आ जाएं। सबसे पहले इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद ये एक नई एक परिकल्पना पूरे विश्व को मिली है, और पूरे विश्व ने इसे, जिसे कहते हैं, बहुत बड़ा एक पर्व के तौर पर बनाया है। आप यूएसए, वॉशिंगटन, यूरोप, अफ्रीका, कई सारे कंट्रीज में आप देखते हैं कि लोग योग मनाते हैं। और आज योग घर घर, लोगों की भाषा क्या है, लोगों का रहन क्या है, लोगों का आपस में जिसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्ड करने की लिपि क्या क्या है, लेकिन योग कोई भी ऐसी दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर वो पॉपुलर नहीं है। और एक तरीके से भारत की संस्कृति, भारत की संपदा, भारत का इतिहास और भारत की बहुत बड़ी धरोहर और भारत की बहुत बड़ी देन, जो भारतवर्ष की बल्कि बहुत बड़ी देन ये विश्व को है, तो आज इसको पॉपुलराइज करने का मौका मिल रहा है। इन सब के साथ साथ प्रधानमंत्री जी, जैसा कहा गया है कि विकास परियोजनाएं, नरेंद्र मोदी खासतौर से जम्मू कश्मीर में उनकी उपस्थिति, 2 दिवसीय दौरा है। योग दिवस से पहले उनकी कश्मीर में उपस्थिति है और इस वक्त वो खासतौर पर शेरे कश्मीर जी, वहां पर उनकी मौजूदगी है। इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, उस पर मौजूदगी है। यहाँ पर यूथ एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर, इस कार्यक्रम में वो हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। पठानिया जी, कुछ तस्वीरें आ रही हैं, उन तस्वीरों के साथ आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। सीधी तस्वीरें आने लगी हैं कश्मीर से। जी, मैं बता रहा हूं कि जम्मू कश्मीर का युवा और बदलता जम्मू कश्मीर, ये दो एक मेन जो एक पॉलिटिकल मैसेज हैं जो प्रधानमंत्री जी अपनी इस विजिट के साथ पूरे विश्व को और विशेषकर कश्मीर के वासियों को प्रधानमंत्री जी देना चाहते हैं। इन्हीं दोनों विषय पे अगर आपने आपको सर्कमस्क्राइब रख के अगर बात करें, सबसे पहले जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक, जम्मू कश्मीर का शासन और प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी भी प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर की, बल्कि कश्मीर की ऋषियों की, मुनियों की, संतों की, सूफियों की जो धरती है उस पर स्वागत करता है। और प्रधानमंत्री जी के इस कार्यकाल में और जिस तरीके से टेरर, आतंकवाद में बहुत बड़ा
एक गिरावट देखने को मिले है। सबसे बड़ी बात, कश्मीर के लाल चौक की बात करें, कश्मीर में जन्माष्टमी की झांकी की बात करें, कश्मीर में मुहर्रम के पठानिया जी, जुलूस की बात मैं करें, माफी के साथ और आपको रोक रही हूं, लेकिन यहाँ पर आपके जवाब से मैं स्वयं भी संतुष्ट नहीं हूं। पॉजिटिव बातें करते हैं, बिल्कुल करनी भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि परिवार में कोई भी उत्सव पूर्ण तब माना जाता है जब परिवार के सभी सदस्य वहां पर हों। अगर वहां पर सुशील पंडित जैसे लोग नहीं हैं, आज विश्व शरणार्थी दिवस है, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही है वो उस दर्द को समझते हुए हमें भी समझना चाहिए। आप स्वयं सोचिए कि परिवार में अगर पूरे लोग ना हो और उत्सव मन रहा हो तो कमी खलती है, और इसीलिए पूछा जा रहा है कि बदलाव है। मैंने कहा कि बदलाव का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इस बदलाव में कश्मीरी हिंदू अब भी नहीं है, अभी भी वो माहौल नहीं है। अभी भी आप जाकर देखिए तो लाखों शरणार्थी अभी भी शरणार्थी कैंप्स में हैं। उनके लिए कुछ तो दो शब्द बोलने चाहिए, सोचने चाहिए। पठानिया जी। जी लावनी जी, जो आपने कहा, आजाद भारत बल्कि आजाद दुनिया का वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी भी एक कम्युनिटी, किसी एक बिरादरी, किसी एक कम्युनिटी का सबसे बड़ा नरसंहार, सबसे बड़ा पलायन और सबसे बड़ा शोषण वो जो देखने को तो मिला, वो कश्मीरी पंडित भाइयों के साथ हुआ। इसमें इस परिप्रेक्ष्य में ना जाते हुए इसका जिम्मेवार कौन था, इसमें कौन कौन से वो एक जिसे कहते हैं क्रोनोलॉजी या इवेंट्स की, जिसके दौरान इनको आना पड़ा, लेकिन इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। ये एक फ्रैंक एडमिशन है कि अभी तक कश्मीरी पंडितों की वापसी, बल्कि होलसम वापसी, ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज भी है, एक बहुत बड़ा एक जिसकी बात करें मिशन भी है सरकार के लिए, बल्कि हम सब के लिए, और बल्कि कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी। अब इसमें वापसी में आने में एक अलग अलग इसकी कड़ियां हैं, जिसे कहते हैं कि अगर ऑनरेबल वापसी की बात करें, और वापसी सिर्फ कश्मीर की जमीन पे नहीं, वापसी कश्मीर के सभ्य समाज में, कश्मीर के सोशल पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में इनकी वापसी, वो एक बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा एक, मैं बोलूं कि बहुत बड़ा एक एजेंडा है। फिर भी नरेंद्र मोदी जी के दौरान सबसे पहले इसी, अगर जम्मू कश्मीर में रक्षा और सुरक्षा की, आप ही मेरे साथ एडमिट किया कि इसकी स्थिति सुधरी है। जम्मू कश्मीर का ओवरऑल जिसे कहते हैं सिनेरियो में, विकास में अगर तेजी आई है, जम्मू कश्मीर में वो फंडामेंटलिज्म जिनकी वजह से इनको जाना पड़ा, उस पर अंकुश लगा है, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं। सुशील पंडित जी इसमें ऑप्टिमिस्टिक रहे, आशावादी रहे। बहुत जल्दी कश्मीरी पंडित अपने घरों में, लेकिन सर ये अपने तो अपने वही बात क्षेत्रों हो में। गई ना। अब सुशील जी के पास मैं जाती हूँ, बाकी के भी दो मेहमान हैं, लेकिन पहले सुशील जी की प्रतिक्रिया जरूर चाहूंगी। सुशील जी देखिए, हमेशा क्या होता है कि यही बोला जाता है कि थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक हो जाइए, जरूरत है थोड़ा इंतजार की, लेकिन ये थोड़ा करते करते, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, वो जरूरत का जो दायरा है वो अभी तक आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन पठानिया साहब बहुत ही ज्यादा आश्वस्त होकर कह रहे हैं कि थोड़ा इंतजार कर लीजिए, भरोसा ले पा रहे हैं अभी। लावनी जी, मैं पठानिया जी की मजबूरी समझ सकता हूं। वो एक प्रवक्ता के नाते यहाँ आए हैं, उन्हें सब कुछ अच्छा, बढ़िया, खुशनुमा, खुशबूदार दिखाना उनकी मजबूरी है, और इस सरकार और इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर जो उपलब्धियां हैं उन्हें गिनाना भी उनकी मजबूरी है, उनका कर्तव्य है। लेकिन कितना इंतजार? देखिए, 10 वर्ष का उनका कार्यकाल पूर्ण जनादेश का कार्यकाल था। उसमें अब तो शायद कोई थोड़ी बहुत कमी रह गई है, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार नहीं है, गठबंधन सरकार है, लेकिन 10 वर्ष तो उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी, और उन्होंने अपने कार्यकाल के पहले हफ्ते में, जब प्रधानमंत्री उस संसद के सत्र में पहली दफे बैठे और राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ, वो राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी, वो भाषण सरकार लिख के देती है, नई सरकार, उसमें उन्होंने कहा था, उस भाषण में, आज भी प्रणब मुखर्जी के वो भाषण, उस शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं कि हमारी प्राथमिकता है कि कश्मीरी हिंदू शरणार्थी अपने घरों को लौटेंगे। लौटना तो दूर, आज तक हमारे हत्यारों पर कोई मुकदमा नहीं चला है, किसी को दोषी नहीं पाया गया है। इन 10 वर्षों में सरकार ने एक श्वेत पत्र नहीं जारी किया है कि जीनोसाइड माना ही नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जीनोसाइड माना ही नहीं जाता है कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं को। बिल्कुल, तो पीड़ितों को न्याय नहीं मिला है, जिस कारण वो पीड़ित हुए उसकी पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की उसमें क्या समझ है, इसको कहीं कागज पर लिखा नहीं गया है। न्यायालयों में हजारों एफआईआर लंबित हैं। आप उस डल झील में जाकर जब योग करते हैं तो शरणार्थियों का मुंह चिढ़ाते हुए दिखाई पड़ते हैं।
कृपया इस बात को स्वीकार कीजिए। आप उनकी बात नहीं करेंगे, इससे वो कहीं खो नहीं जाएंगे, वो भाप की तरह उड़ नहीं जाएंगे। आप आंखें मीच लेंगे, आप मुंह सी लेंगे, तो उनका होना ना होना इस पर कोई शक नहीं पैदा होगा। वो हैं, वो आज भी सड़ रहे हैं, तड़प रहे हैं। प्रधानमंत्री कब उनसे मिलने जाएंगे, कब उनकी बात करेंगे? मैंने आज तक इस सरकार के पास कोई नीति नहीं देखी है उनके विषय में। अब बयान तक देने बंद कर दिए हैं, बोलना बंद कर दिया है। क्या आंखें मीच लेने से समस्या चली जाएगी? पठानिया जी, ये अब बोला ये भी नहीं एक बहुत जाता। बड़ी। पठानिया जी जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं सुरेंद्र जी और अहमद अयाज जी के पास जाऊं। पठानिया जी। कश्मीरी पंडित समाज की भावनाओं का पूरा आदर व सम्मान सत्कार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बोला नहीं जाता। कश्मीरी हिंदुओं का और कश्मीरी पंडितों का विषय सिर्फ ना सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर इसकी बात अगर किसी ने की तो लगातार भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी ने, जब हालात परिस्थिति खराब थी, जब माहौल नहीं था, तब भी लाल चौक पे अगर झंडा फहराने आए तो नरेंद्र मोदी जी आए, भारतीय जनता पार्टी। भाई मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता तो हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर का नागरिक भी हूं। जम्मू कश्मीर की विधायिका में विधायक भी हूं और सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी जीता हूं। सुशील जी, अगर आप हमारी स्पीचेज में और उसमें फॉर्मूलाज में कश्मीरी पंडित की वापसी के लिए हम लोगों ने किस तरीके से डिफरेंट कमेटीज में या विधानसभा के पटल पे हम लोगों ने जिस तरीके से, वो दूसरी बात है कि सरकार जिसे कहते हैं विधानसभा ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। मैंने कहा कि कश्मीरी पंडित जम्मू कश्मीर की संस्कृति का, जम्मू कश्मीर के जिसे कहते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य का अटूट अंग है, बल्कि जम्मू कश्मीर का सर का ताज है। कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर की धरती पे, बल्कि कश्मीर की धरती पे वापस आना, कश्मीर के सर राजनीतिक और महत्वपूर्ण सामाजिक यही परिप्रेक्ष्य में है कि वापस आना। सर का ताज तो है, अंग तो है, जनता लेकिन वो अंग अभी चोटिल है साहब, वो मरहम अभी आप नहीं दे पाए। उस अंग में जो चोट लगी है, कम से कम अगर आप एक डॉक्टर हैं तो जरूरत है कि मरीज का सही इलाज कर दीजिए। आप तो बीमार और बीमारी दोनों को समझ रहे हैं, लेकिन ना तो बीमार के दर्द को समझ पा रहे हैं, बीमार के दर्द की दवा दे पा रहे हैं, और ना ही बीमारी का इलाज कर पा रहे हैं। और वही बात थोड़ी देर पहले ही खास तौर पर सुशील जी ने कही कि देखिए, थोड़ी सी कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है कि बोलने से, एहसास दिलाने से ही दर्द कम हो जाता है, लेकिन वो एहसास नहीं वो महसूस कर पा रहे, तो ये बड़ी चुनौती है आप लोगों के लिए। आइए अहमद अयाज जी भी हमारे साथ है। अहमद अयाज साहब, देखिए जिम्मेदारी सबकी है, जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, जिम्मेदारी समाज की भी है कि वो अगर कश्मीरी हिंदुओं को अपना भाई मानता है, कश्मीरी हिंदुओं को अपना हिस्सा मानता है, तो वो समाज उनके लिए वो माहौल पैदा करे। आप भी वहीं से हैं सर, आपको लगता है वो माहौल पैदा हो गया है? अहमद अयाज साहब, अगर आप कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमानों के रिलेशन की बात करोगे और उनकी इत्तेहाद की बात करोगे, तो सबसे ज्यादा अगर उनका दर्द महसूस करते होंगे तो वो यहाँ के लोग करते होंगे, और वो हर वक्त ये चाहते हैं कि वापस आ। लेकिन मसला ये है कि उनके 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 अपने भी मसाइल हैं, जो बड़ी जायज मसाइल। वो ये है कि इस वक्त भी यहाँ वाक़ात मिलिटेंसी के होते रहते हैं, और क्या वो अपने आप को महसूस सेफ करते हैं, वो बड़ी बात। और उसके लिए अगर ऐसी बात है कि वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो फिर हुकूमती लेवल पर जिम्मेदारियां बनती है अहमद कि साहब, वो इस चीज को देख। सुरक्षित और महसूस कराने के लिए ये नहीं है कि कश्मीर ये हाँ, नहीं है कि ऐसा मैं पूरे आपको सुनूंगी, इस पैनल के सभी लोग आपको पूरा सुनेंगे, लेकिन मुझे आपको बीच में इसलिए रोकना पड़ रहा है। एक सेकंड अहमद अयाज साहब प्लीज, मुझे आपको इसलिए रोकना पड़ रहा है क्योंकि आपने कहा कि यहाँ के लोगों के अपने कुछ मसाइल है, यहाँ के लोगों का कश्मीरी मुसलमानों का कश्मीरी हिंदुओं से लगाव है। तो मुझे इतना बता दीजिए कि कितने कश्मीरी हिंदुओं को यहाँ बसाने के लिए, जो बसावट के लिए सरकार पर जिम्मेदारी सौंपी जा रही है कि सरकार ने कुछ नहीं किया, कश्मीरी मुसलमानों ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए क्या किया? यहाँ तो कश्मीरी हिंदुओं को किस तरीके से भगाया गया था पूरा देश जानता है। वो इतिहास का काला अध्याय हर बार नहीं खोला जाएगा। मैं पहली बात तो मेरी ऑडियो में बहुत दिक्कत है, सवाल समझने में, बात समझने में बड़ा मुश्किल आ जाता है। आप मैं अंदाजे कर लेता हूँ। ये हम मान लेते हैं कि समाज की भी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन समाज की ये जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती क्योंकि वो इससे बेबस इन सेंस एक माहौल पैदा करने की बात,
और वो जब तक मिलिटेंसी के मामला थे, जब तक बंदूक के मामला थे, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो महसूस करेंगे कि वो सेफ है। तो उसके तो लिए ये अहमद अयाज साहब, सवाल यही है कि ये आतंक और आतंकियों को पनाह देने वाले लोग उसी समाज का तो हिस्सा है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि उस समाज में बदलाव कैसे आएगा। सर, आपकी ऑडियो में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, मुझे लग रहा है। मैं आती हूँ आपके पास। सुरेंद्र स्वामी जी, जल्दी से आपका एक कमेंट और फिर सुशील जी के पास जाना चाहूंगी मैं। जी सुरेंद्र स्वामी जी। लावनी जी, मेरा ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीरी पंडितों के साथ न्याय नहीं हुआ। न तो अदालतों ने न्याय करने की कोशिश की, अब उनके पीछे उनका क्या मंशा था ये तो अदालत ही बता सकती है। मेरा कमेंट करेंगे तो लोग कहेंगे कि आप अदालतों पे कमेंट कर रहे हैं। तो उनके अंदर कोई भय था या उनको कोई लगता था कि वहाँ छेड़ने से स्थिति जो भी रहा हो, लेकिन न्याय नहीं हुआ। कार्रवाई उन्होंने सुनने की भी कोशिश नहीं की। सुनना मतलब न्याय तो बात की बात है, जब आप किसी की पिटीशन को, किसी की शिकायत को सुनना ही नहीं चाहते तो न्याय की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। दूसरा सवाल ये आता है कि जो शरणार्थी कैंप में इतने सालों से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, जिनके अपने बागान थे, जो मालिक थे, अच्छे रिच थे, उनके पास मतलब अच्छा रहन सहन था, और उन लोगों को एक एक दो दो कमरे के रिहायशी मकानों में आके रहना पड़ा है, तो उस हालात में सरकार की एक जिम्मेदारी बनती थी कि भाई आप कम से कम उनके दुख दर्द को जी वहाँ पर काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का उद्घाटन करते हैं तो वहाँ जाकर के वो मजदूरों से मिलते हैं। कभी कुंभ में जाते हैं तो वहाँ सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं। वो जाते हैं, अभी राम मंदिर बना तो वहाँ मजदूरों पे फूल डाल रहे हैं। तो जो एक समाज का बड़ा हिस्सा, जो वहाँ के पूरा का पूरा हिंदू समाज को जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ कश्मीरी पंडित, अगर वो रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं और अभी सरकार उनको बसाने में असमर्थ है, तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ कि क्यों नहीं मोदी जी गए, किसने क्यों नहीं उनको सलाह दी। प्योरली ब्यूरोक्रेटिक है या और कोई कारण है तो उनको जाना चाहिए था। और मैं ये आज बड़े आपके पुरजोर तरीके से मोदी जी को भी अगर बात पहुंचे तो ये कहना चाहूँगा, और उनके जो सलाहकार हैं, कि आपको सिर्फ कश्मीर में ही नहीं, जहां पर भी दिल्ली में और जहां पर भी शरणार्थी कैंप है, आपको वहां जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर की संस्कृति और कश्मीर अधूरा है कश्मीरी हिंदुओं के बिना। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा और ब्रेक के बाद लौटूंगी। तो सुशील जी, आपके पास आ रही हूं, क्योंकि सरकार से तो हम कई प्रश्न पूछ लेते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर जो समाज वहां का है, क्या वो समाज अभी आप लोगों को एक्सेप्ट कर पाएगा, और वो समाज क्या वो माहौल दे पा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वोटिंग जो परसेंटेज रहा है वो बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहा है। तो क्या कश्मीरी हिंदुओं के लिए भी ये वोटिंग परसेंटेज, ये जो वोटिंग हुई है, लोकतंत्र का पर्व बड़े महत्वपूर्ण तरीके से कश्मीर में मनाया गया, क्या वो एक डिसाइडिंग फैक्टर हो पाएगा? इस छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं, देखते रहिए रणक्षेत्र। तो खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय दौरा कश्मीर का और बेहद खास दौरा है। योग दिवस पर योग करते हुए श्रीनगर में वो नजर आएंगे, लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या हिंदुओं से सुनी घाटी में ये जो योग किया जाएगा उसे पूर्ण माना जाए। ये ब्रेक से पहले हमने बहुत सारी बातें सुनी, सीधे सुशील जी के पास चलते हुए। सुशील जी, सरकार से हम बहुत सारी सवाल कर लेते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सारी उम्मीदें उन्हीं से होती है, सरकार से होती है, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी समाज की अपनी एक भूमिका होती है। अहमद अयाज साहब ने कहा कि वहां के समाज की अपनी कुछ मिसाइलें हैं। क्या आपको लगता है कि मन से जो वेलकम होना चाहिए वो मन अभी बन ही नहीं पाया है? वो वेलकम की बात बहुत दूर है अभी, क्योंकि मसाइल अपने हैं और दर्द नहीं समझा जा रहा है कश्मीरी हिंदुओं का। बात जरूर कही जा रही है। लावनी जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वहां के समाज को इस पर लीपापोती नहीं करनी चाहिए। अहमद अयाज साहब अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने भी वो वीडियो देखे होंगे कि जब गाहे बगाहे कोई कश्मीरी परिवार गांव में अपना पुराना घर ढूंढता हुआ आता है
वहां रहने की इच्छा व्यक्त करता है, उसकी मरम्मत कराने की कोशिश करता है, तो कैसे पड़ोसी टूट पड़ते हैं, झगड़े होते हैं, उन्हें धमकाया जाता है, अड़चने डाली जाती हैं। मैंने खुद फारूक अब्दुल्ला से एक बार पूछा था कि मैं किस घर में लौटूं जिस पे कब्जा है, क्या आप उस घर से कब्जा छुड़वाएंगे? तो उनका जवाब था, ये सरकारें घरों से कब्जा छुड़वाने के लिए नहीं बैठी हैं, आइए मुकदमा लड़िए, अदालत से कहिए कि वो आपको घर दिलवाए। हम लोग जो वहां सुरक्षा से रह नहीं पाए, किसी तरह जो तन पे लगता था, हाथ में जो बसता था, उसको लिए चले आए, वो लोग अब वहां टिक कर बैठे, अदालतों में केस लड़े। और आप जानती हैं कि इस तरह के दीवानी मुकदमे कितने वर्ष चलते हैं, कितना खर्च होता है, और वहां टिक करके मुकदमा लड़ने की क्या जोखिम है। और वो अपेक्षा करते हैं कि ये जो हजारों की संख्या में घर कब्जा लिए गए हैं, जमीनें कब्जा ली गई हैं, दुकानें कब्जा ली गई हैं, ये छूट जाएंगी। इनको कब्जा करने सूडान से तो कोई नहीं आया, अफगानिस्तान से भी कोई नहीं आया, ये वहां के रहने वालों ने कब्जाई हैं, जमीनें कब्जाई हैं, घर लूट करके कब्जा लिए गए हैं, तोड़ करके उसकी जमीनें कब्जा ली गई हैं। कौन छुड़ाएगा? तो ये कह देना कि भाईचारा है, इसी भाईचारे के चलते हम सब लोग जलावतन हुए, हम सब लोग निष्कासित किए गए। जब दरवाजों के सामने हमारे सैकड़ों की भीड़ आक्रामक नारे लगाती हुई आतंकित करती थी, तब अपने बच्चों को, अपनी महिलाओं को, अपने बूढ़ों को बचा करके निकाल लाने की जुगत में हम लोग निष्कासित हुए, विस्थापित हुए। तो जिस समाज की दुहाई दे रहे हैं मेरे मित्र अहमद अयाज साहब, वो थोड़ा दिल टटोलें कि क्या स्थितियां हैं। वही समाज है जब बिट्टा कराटे बेल से छूट कर बाहर आता है, जिसने इंटरव्यू में कहा था कि मैंने 20-25 मारने के बाद गिरना बंद कर दिया, उस पर फूलों की वर्षा होती है, उसका दूल्हे की तरह स्वागत होता है उस मोहल्ले में। देखा होगा उन्होंने वो वीडियो। हमारे कातिल घूमते हैं तो उन्हें नेताओं की तरह नवाजा जाता है, देखा होगा उन्होंने वो वीडियो। तो किस मुंह से कोई कह सकता है कि वहां का समाज आज बाहें पसारे बैठा है कि हम लौटेंगे और पुराना भाईचारा? कौन सा भाईचारा साहब, किस भाईचारे की बात हो रही? तो ये पाखंड बंद होना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे कातिल हैं वो फांसी पे लटकने चाहिए, उन पे मुकदमे चलने चाहिए, उनके दोष सिद्ध होने चाहिए। और वहां जो इस आतंक के, इस जिहाद के हम सफर हैं, उन पर नकेल कसी जानी चाहिए। उन्होंने जो निर्णय लिए हैं उसके परिणाम उन्हें भुगतने चाहिए। तब जाके कोई आश्वस्ति मिलेगी, किसी तरह का कोई आत्मविश्वास जगेगा कि यहाँ की व्यवस्था अब न्याय संगत है, यहाँ जाकर के रहना संभव है, क्योंकि जुर्म करने पर सजा मिलती है। ऐसा वहां कुछ नहीं है जो ये आश्वस्ति दे सके। अहमद अयाज साहब, उम्मीदें कश्मीर के समाज से भी बहुत ज्यादा है। और अगर मैं गलत नहीं हूं, सुशील जी आप मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा अगर मैं गलत होंगी, तो मुझे लगता है कि धारा 370 के खात्मे के बाद ये कहानी कही गई थी कि बहुत सारे लोगों ने लौटने का प्रयास किया। केवल एक कश्मीरी परिवार था जो लौटा था, कश्मीरी हिंदुओं का परिवार, वो भी वहां पर इस तरह से प्रताड़ित किया गया कि उसे वापस लौटना पड़ा। उसका दर्द आज भी अगर आप देखें तो वो दर्द आज भी सामने आ जाता है गाहे बगाए। हम कश्मीरी पंडितों की बात कर लेते हैं, कश्मीरी हिंदुओं की बात कर लेते हैं, दर्द पर बहस मुबाहिस कर लेते हैं, लेकिन आज तक साहब मरहम नहीं ढूंढ पाए हैं। अहमद अयाज साहब, मरहम ढूंढने की जिम्मेदारी जी। लावनी जी, मैं आपको एक छोटा सा तथ्य और, हाँ एक सेकंड अहमद साहब, जरा सुशील जी को देती हूँ 20 सेकंड। सुशील जी, हाँ अहमद अयाज साहब, अहमद साहब बस 20 सेकंड प्लीज रुक जाइए। अहमद साहब बस 20 सेकंड प्लीज रुक जाइए। सुशील जी, एक छोटा सा तथ्य आपके माध्यम से दर्शकों को और आपके फेलो पैनलिस्ट को दे दूं जी। जो युवा वहां कश्मीर नौकरी करने गए हैं अपनी आर्थिक दुर्दशा से निपटने के लिए, वो भी अपने छूटे हुए घरों में नहीं रह रहे हैं। उन्हें जानवरों की तरह किसी बाड़े में कांटेदार तार से घिरकर सुरक्षित रखा जाता है, एक एक कमरे में टिकाकर। वो अपने घरों में नहीं रह पाते हैं, उनके लिए कैंप बनाए गए हैं और उन कैंपों की निगरानी होती है।
सिपाहियों द्वारा, वो कांटेदार बाड़ के तार हैं, वहां कर्फ्यू आवर है, 7 बजे से पहले घर लौटना है, उसके बाद नहीं आ सकते। आप बाजार कुछ सौदा खरीदने जाएं तो दहशत रहती है कि क्या क्या कुछ हो सकता है। ऐसी परिस्थिति अगर वहां है हम लोगों के लिए, तो ये कौन सी सामान्य स्थिति है, मैं समझना चाहूं। अहमद अयाज साहब, आप जवाब दीजिए। आप पहली बात तो ये है कि अगर कोई ये समझता है कि वहाँ के जो मेजॉरिटी के लोग हैं कश्मीर में मुसलमान जो है वो मिलिटेंसी असरअंदाज नहीं है, जैसे सुशील पंडित जी से मैं महसूस कर रहा हूँ, ऐसा सोचना भी गलत। आप उनको समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित जब कश्मीर में खासतौर माइनॉरिटी में रहे और जब से बसे हैं यहाँ शुरुआत, और तब से आज तक ऐसा कोई इशू सामने नहीं आया जब तक 1990 का वाक़ा सामने नहीं आया, तब से माइनॉरिटी में होके भी कोई भी ऐसा वाक़ा सामने नहीं आया। मुझे लगता है कि वो एक मिसाल है कश्मीर में। और ये कहना कि 1986 अनंतनाग में क्या हुआ था अहमद अयाज साहब? 1986 में अनंतनाग में क्या हुआ था? एक ऑप्शन रही। मैं अहमद साहब, आपके ऑडियो में फिर प्रॉब्लम हो रही है सर, आपके ऑडियो में फिर प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, इन सब के बीच में मैं सुशील जी, आपने मुद्दा उठाया 1986 में क्या होता है, इस पर आती हूँ, लेकिन एक तस्वीर आ रही है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त क्योंकि उनकी मौजूदगी है शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में, एलजी मनोज सिन्हा स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। खासतौर पर कार्यक्रम है यूथ एम्पावरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर, और इसी ट्रांसफॉर्मिंग जम्मू कश्मीर के बदलाव की हम बात कर रहे थे। यूथ यहाँ पर बहुत सारा नजर आ रहा है, जरा इन्हीं तस्वीरों को आप दिखाते रहिएगा। और एक सवाल मैं सीधे सुरेंद्र स्वामी जी के पास लेकर आ रही हूँ। स्वामी जी, देखिए यहाँ पर तस्वीरें, हमने कहा ना कि हम गुडी चीजों दिखाने का प्रयास करते हैं और दिखाना भी चाहिए। बार बार मैं कहूंगी कि होनी चाहिए पॉजिटिव बातें ही होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ उन बातों को नहीं छोड़ देना चाहिए जिनसे सकारात्मकता पूर्ण होती है। सुशील पंडित जी, अब अहमद अयाज साहब की क्योंकि ऑडियो अब कट रही है, इसीलिए मुझे उनको बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। अहमद अयाज साहब ये कहते हैं कि अगर ध्यान से देखें तो बहुत सारी परिस्थिति बदली है, खामखा कश्मीरी मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। क्या आप इस इत्तेफाक रखते हैं? सुशील पंडित जी ने तो कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आपने क्या ऐसा महसूस किया सुरेंद्र स्वामी जी? लावनी जी, आप मुझे बताइए, कश्मीर की तो आप बात छोड़ दीजिए, आप बताइए भारत के किसी और हिस्से में जहां मोहल्ले में, आप शहर की तो बात छोड़ दीजिए, मोहल्ले में भी अगर इनकी मेजॉरिटी हो जाए तो वहां हिंदुओं का रहना दोबुरा छोड़ के भागते हैं, रोज खबरें आती हैं। तो जो पंडितों के साथ कश्मीर में हुआ वो एक बड़े स्केल पे हुआ और वायलेंस के साथ हुआ जी। उसी के छोटे छोटे रूप देश के हर मोहल्ले में हर मिलेंगे। मेरा ये मानना है, जो मैंने आपसे बात कही, कि इस बात को बार बार घुमा के रखना कि हम कश्मीरी पंडितों को वहां ले जा करके बसाएंगे, वो वापस उन घरों में जा पाएंगे, वो संभव नहीं है जब तक पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा और कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान की राजनीति से खत्म नहीं होगा। इसलिए चाहिए भारत सरकार को, पठानिया जी, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन लेने की जरूरत थी। 10 सेकंड में अगर आप जवाब दे सके, वो डिसीजन हम कब देख पाएंगे? कब सुशील पंडित अपने घर वापस लौट पाएंगे? जी, मैंने कहा कि आशावादी रहें, कश्मीरी पंडित जल्दी ही अपने घरों में रोकेंगे। इसके लिए जो बाय टेट्स एंड बिट्स सरकार ने सबसे पहले तो, जैसे अभी सुशील पंडित जी बना रहे, डिस्ट्रेस सेल्स एक्ट, जिन लोगों ने उस वक्त भागते भागते अपनी जमीनें या अपनी संपत्तियां थ्रो अवे प्राइसेस पे, कम कीमत पे बेची हैं, उसको भी रिवोक करने का सरकार ने प्रावधान किया है। ध्यान में रहे कि पिछले 3-4 दशक में कश्मीरी पंडित आज तक पोस्टल बैलेट से वोट डालते थे। इस लोकसभा चुनाव में पहली बारी माइग्रेंट कैंप्स में जम्मू, उधमपुर और दिल्ली में भी जिसे कहते हैं पोलिंग बूथ तय किए गए, और आज इनका जिसे कहते हैं जन भागीदारी, इस राजनीतिक प्रक्रिया में, पॉलिटिकल प्रोसेस में बड़ी है, उसके ऊपर भी काम किया गया। तीसरा, जैसे कह रहे हैं, सेफ अकोमोडेशन की ओर भी सरकार की तरफ से एक्शन चल रहा है कि जल्द से जल्द सेफ
सर काम जब किया तक गया है, इस बात से कोई इंकार नहीं कर रहा, लेकिन रणबीर जी फिर से वही प्रश्न घूम फिर कर आ जाएगा। वो काम तब तक अधूरा माना जाएगा जब तक कश्मीरी हिंदुओं को उनका घर वापस नहीं मिल जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार यहां से जो योग 370 निकलेगा, मोदी का ये योग 370, कम से कम कश्मीरी हिंदुओं तक वो आवाज पहुंचेगी, उनके दर्द को समझा जाएगा, उनका घर उन्हें वापस लौटाया जाएगा। इसी उम्मीद के साथ समय की कुछ सीमाएं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने हमें समय दिया और अपने अपने मन की बात रखी। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।